नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आपने पिछली क्लास में 10th क्लास का पहला चैप्टर जो आपने रिवीजन किया था वो हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं पार्ट बी के रूप में, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। इसीलिए मैंने 2 क्लास में इसका पढ़ाने के लिए, रिवीजन करने के लिए सोचा हूँ। तो मैंने पिछली क्लास में जो रिवीजन किया था वो था क्या, भूमि निमीकरण एवं संरक्षण उपाय। हमने पढ़ लिया था कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निर्मित है, जिसमें से 16% लवणीय और क्षारीय और 28% भूमि वन है, जबकि 56% भूमि जल अपरचित है। यहाँ तक हो चुका था। अब हम आगे देखते हैं यहाँ से भूमि के निमीकरण में भूमिका। तो भूमि के निमीकरण में भूमिका किसका है, किसके कारण निमीकरण होता है। तो आप देखिएगा कि पहला जो पॉइंट है अति पशुचारण, यानी कि अधिक जनसंख्या का अगर हम कहीं मैदान में या कहीं खेत के पास जाकर चराते हैं तो उससे अधिक क्या होता है, निमीकरण होता है। तो पूछेगा कि अति पशुचारण का पहला राज्य कौन सा है, तो आएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान और जबकि तीसरा आएगा एमपी। यह है अति पशुचारण के चलते भूमि निमीकरण होता है। जबकि खनन के रूप में अगर देखा जाए, खनन में तो सबसे ज़्यादा जो निमीकरण खनन में होता है वो झारखंड, क्योंकि यहाँ काफ़ी खनन होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में, और तीसरा छत्तीसगढ़, और जो चौथा है वो छत्तीसगढ़ अति उड़ीसा। तो ये निमीकरण किससे होता है, खनन के द्वारा। और इसके बाद देखिएगा कि अत्यधिक सिंचाई से भी क्या होता है, भूमि निमीकरण होता है। तो अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणीय या क्षारीय बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जलक्रांता भी कहते हैं। जैसे पहला राज्य है पंजाब और दूसरा क्या है, हरियाणा। तो अत्यधिक सिंचाई करने से जो हमारा भूमि निमीकरण होता है वो पहला क्या है, पंजाब, दूसरा हरियाणा। और इसके बाद देखिएगा कि कहीं खड़िया मृदा यानी कि सेल खड़ी, पूछेगा कि खड़िया मृदा क्या होता है, सेल खड़ी क्या होता है। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग में हमने देखे होंगे कि सीमेंट उद्योग में क्या होता है, चूना पत्थर को पीसा जाता है और पीसने के बाद जो मृदा, जो बर्तन उपयोग में जो चूना जो प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम चूना पत्थर को पीसते हैं और जब पीसते हैं तो वहाँ से जो क्या ना वायुमंडल में जैसे मशीन है, और जब यहाँ से निकलता है तो क्या होता है, धूल कण के रूप में वायुमंडल के रूप में जाके या जिस मैदान के पास जिस खेत पे गिरता है वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा वायुमंडल में धूल कण हो जाता है और नीचे गिरने के बाद वहाँ पे पत्थर जैसा जम जाता है। तो उस स्थान पे, उस मैदान में पानी नहीं जम पाता है, जिसके वजह से वहाँ पे खेती नहीं हो पाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, खड़िया मृदा कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिएगा कि मान लिया जाए कि कहीं पे पत्थर पीसने वाला मशीन है और वहाँ से कण निकला, धूल कण, और एक खेत में जाकर जम गया, और उस खेत में क्या होता है कि पानी अब शोषण करने की क्षमता खत्म हो जाता है, वहाँ पे कृषि नहीं होता। उसे हम खड़िया, सेल खड़ी या खड़िया मृदा कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, जिसे मैप के द्वारा समझाया गया है कि देखिए यह सीमेंट उद्योग, अब यहाँ क्या पत्थर पिसा रहा है, अब पिसाने के दौरान ये क्या वायुमंडल में यहाँ से यहाँ आ रहा है, और एक खेत है, अब खेत यह स्थल है, और स्थल में क्या है, चूना पत्थर जो आता है यहाँ पे जम जाता है। तो जब जम जाएगा ये तो यह पानी सोखने की मात्रा का कम जाएगा, और जब कम जाएगा तो इसी को हम कहते हैं खड़िया या सेल खड़ी मृदा। अब आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखिएगा कि भूमि निमीकरण का समस्या सुलझाने की तरीका क्या है। तो अगर आपके पूछ दिया जाए कि भूमि निमीकरण को समस्या सुलझाने के तरीका, तो सबसे पहले वन
रोपण, जितना आप पेड़ लगाइए। उसके बाद दूसरा पॉइंट पूछेगा चरागाह के उचित प्रबंधन, यानी कि नियंत्रण या कंट्रोल। आप जानवर को जो चराने के लिए ले जाते हैं उसको एक चरागाह होना चाहिए, ये नहीं कि जहाँ पाए जहाँ चरा दिए। उसे भी अधिक भूमिकरण निम्नीकरणीय होता है। तीसरा है पेड़ की एक रक्षक मेखला द्वारा भी क्या होता है, हम भूमि निम्नीकरण को सुलझाते हैं। तो जैसे शेल्टर बेड भी कहते हैं। जैसे मान लें कि खेत है, अब खेत के अगर ए साइड क्या पेड़ लगा दिए, क्या कर दिए पेड़ ये खेत है और यहाँ पे पेड़ लगा दिए, तो यहाँ का जो वायुमंडल है वो तेज़ हवाएं ये फसल को गिरने नहीं देता है, फसल को क्या करता है बचा देता है। इसी को हम कहते हैं रक्षक मेखला या इंग्लिश में शेल्टर बेल्ट कहते हैं। यानी कि खेत के दोनों तरफ क्या हुआ पेड़ लगा दिए और हवाएं हमारा क्या हुआ गति को रोक लिया पेड़ पौधा, जिससे हमारा फसल सुरक्षित रहता है। यह है निम्नीकरणीय को समस्या को सुलझाने का तरीका। उसके बाद देखिएगा कि मृदा संसाधन। मृदा संसाधन प्रकृति एवं नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो मिट्टी जो है प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन है। पहली पॉइंट में यह है। दूसरी बात करता है कि मृदा बनने में कुछ सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष लगता है। क्या लगता है लाखों वर्ष। तो यहाँ पे दिया गया है कि मृदा बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले उच्चावाच, दूसरा में आपका जैन सेल, तीसरा में जलवायु वनस्पति, चौथा में जैव पदार्थ, पांचवा में समय। अगर मृदा बनने में उच्चावाच, जैव सेल, जलवायु वनस्पति, जैव पदार्थ, समय लगने के बाद जाके कुछ सेंटीमीटर मृदा बनता है। यहाँ पे एनसीईआरटी का किताब में दिया हुआ है कि पहला जो ऊपरी स्थल जो है ये क्या है मृदा, और दूसरा में है उपमृदा, जिसे अपतलचिट चट्टानें या बालूगाद या सिल्क या मृदा कहते हैं, और तीसरा में है अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टान, और जबकि चौथा में जो है अपक्षय रहित आधारित चट्टान। ये एनसीईआरटी का 10th क्लास का पहला चैप्टर बुक में पिक दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि सवाल जो करता है कि मिट्टी जैव और अजैव दोनों पदार्थ से मिलकर बना है, यानी कि जब मिट्टी जो है किससे जैव और अजैव दोनों पदार्थ से मिलकर बना है। जैसे समझ लीजिए कि मृदा को वर्गीकरण करते हैं तो पहला है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा। इसके बाद आपको चौथा जो मिलेगा लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा, यानी कि 6 भाग में हम मृदा को बांटते हैं। तो पहला कौन सा, पहला जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल या पीली, चौथा लेटेराइट, पांचवा मरुस्थलीय, छठा वन मृदा। इस प्रकार से हम मिट्टी को बांटते हैं। और सातों में जो है मृदा अपर्दन और संरक्षण इसने है। अब देखते हैं एक करके देखते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है क्या है जलोढ़ मृदा, क्या है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है, कहाँ से कहाँ देखिएगा, ये जितना जो ये दिख रहा है यहाँ, और यहाँ से एक क्या सकरा गलियारे द्वारा गुजरात में भी गया है। तो कहने का मतलब है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है और यहाँ गुजरात तक ये सारे क्या है जलोढ़ मिट्टी है। ये पूर्वी भाग और पूर्वी मैदान में भी, तटीय मैदान में भी, जहाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब में फैला हुआ, ये सब कौन सा है, ये सब जलोढ़ मृदा है। और ये डेल्टा भी जलोढ़ से बना हुआ है। इसको बड़ा करके मैप में देखते हैं कि ये है क्या है, अगर देखा जाए तो ये सारा क्या है, ये आपको जलोढ़ मृदा मिलेगा। यहाँ से ये पूछेगा कि सड़कें यानी गलियारे द्वारा गुजरात में गया है, और ये जो पूर्वी तट जितना है, पूर्वी तट
या तटीय मैदान जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये समय भी क्या है, जलोढ़ मृदा है। इसके बाद देखिएगा कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, रेत पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है और मृतिका पाया जाता है। यही सवाल पूछेगा कि जलोढ़ मृदा में क्या नहीं पाया जाता है, तो तीनों का अलावा अगर दिया जा रहेगा तो समझिए कि नहीं है। और अगर तीनों दिया हुआ तो एक से अधिक, तो पहला है रेत पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, मृतिका पाया जाता है, ये क्या है, जलोढ़ मृदा। इसके बाद देखिएगा कि पीक में समझिएगा यह है क्या, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के पास तलहटी पर क्या, बने मैदान को, यहाँ पे जितना ये सब है, यहाँ पे बने मैदान को द्वार या चोस कहते हैं। ये टीचर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिमालय के तलहटी पर बने मैदान को क्या कहते हैं। तो हिमालय के तलहटी पर बने मैदान को द्वार, या चोस कहा जाता है। और ये नदी यहाँ बड़े बड़े कंकड़ होता है, जहाँ पे पहले अगर देखा जाए शिवालिक पे अगर पढ़े होंगे तो इसे भावर कहते थे। और धीरे धीरे यहाँ से कंकड़ क्या छोटा होते गया, टूटते गया, और टूटने के बाद यहाँ पे नदी क्या होता है, मुहाना पे तराई के रूप में छोड़ देती है और यहाँ पे दलदली और डेल्टा का निर्माण करती है। नदी का उद्गम की ओर जाने पर, यानी कि इधर से इधर जाने पर आपको कंकड़ क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ये उद्गम है, यह है क्या, उद्गम। यहाँ पे जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, जहाँ से नदी का निर्माण होता है, तो वहाँ पे कंकड़ क्या होता है, बड़ा बड़ा मिलता है। ये कहीं न कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको ऐड किए हैं। अब कहता है कि आयु के आधार पर चट्टान को 2 प्रकार में बांटते हैं। कितना, 2 प्रकार में। आयु के आधार पर कितने, 2 प्रकार में। पहला जो है कौन सा, पुराना जलोढ़, और एक नया जलोढ़। अब पुराना जलोढ़ क्या है, नया जलोढ़ क्या है, समझिएगा कि पुराना जलोढ़ जब हिमालय पर्वत या शिवालिक से जब नदियाँ आती हैं, तो नदियाँ का पानी 2 तरफ से डिवाइड हो जाती है। एक तरफ पानी क्या होता है कि सालों भर नहीं आता है। जब सालों भर नहीं आता है तो उसको मिट्टी क्या है, पुरानी, यानी कि पुराना जलोढ़ कहते हैं, इसे हम बांगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी आना बंद हो जाता है और यहाँ कंकड़ ज़्यादा होता है। और जबकि शिवालिक से जो नदियाँ आती हैं निकल के, जो नया जलोढ़ आता है जिसे हम खादर कहते हैं, इसमें सालों भर पानी आता है, इसलिए इसे नया जलोढ़ या खादर कहते हैं। और यहाँ महीन कण होता है, इसीलिए आयु के आधार पे जलोढ़ को 2 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा, जलोढ़, पहला पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, दूसरा नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। इसके प्रकार से और आगे देखते हैं कि जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर पाया जाता है। यानी कि किसमें, जलोढ़ मृदा में बहुत उपजाऊ होने के कारण क्या है, पोटास होना, फास्फोरस होना, चूना होना, ये सब क्या है, जिसके वजह से क्या अधिक उपजाऊ होता है। और जलोढ़ में क्या क्या पाया जाता है, उपजाया जाता है, गन्ना, चावल, गेहूँ, अनाजों और दलहनों की फसलों की खेती होता है। इस प्रकार से काली मृदा का रंग अगर पूछा जाए तो पहला क्या होता है, रंग काला होता है। रेगुर भी कहा जाता है, काली मृदा को रंग काला होता है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। और काली कपास के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महीन कण होता है, कौन सा, काली मृदा। और काली मृदा में नमी धारण करने की मात्रा ज़्यादा होता है। ये खेत चिपचिपा जैसा हो जाता है, कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। और ये मौसम में, गर्म मौसम में और शुष्क मौसम में खेत पर प्रभाव पड़ता है। मान ली जाए कि गर्मी के मौसम में काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, अगर दरारें पड़ जाती है तो उसमें हवा प्रवेश कर जाता है, इसलिए हवा मिश्रित प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम स्वतः जुताई वाला खेत कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इसकी जुताई मानसून के प्रारंभ होने से पहले शुरू हो जाता है।
इसीलिए हम काली मिट्टी में कपास की मात्रा भी ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से और आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूनायुक्त पौष्टिक तत्व अधिक होता है। किसमें? काली मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कौन सा? पोटास, चूनायुक्त पौष्टिक तत्व अधिक होता है। लेकिन काली मृदा में फास्फोरस की मात्रा की कमी होता है। ये पूछेगा कि क्या कमी होता है काली मृदा में, तो फास्फोरस की मात्रा कमी होता है। अब पूछेगा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पूछेगा काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सवाल पूछता है कहाँ कहाँ, तब जाके देखिएगा कहाँ कहाँ। तो पहला आपको महाराष्ट्र में, दूसरा गुजरात के सौराष्ट्र में, यानी गुजरात के सौराष्ट्र में भी काली मृदा पाया जाता है। और जबकि तीसरा जो है ये मालवा के पठार में, और जबकि चौथा छत्तीसगढ़। और इसके बाद भी आप देखिएगा कि कहाँ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गोदावरी में पाया जाता है, कृष्णा में पाया जाता है, कृष्णा घाटियों तक फैला हुआ है। और ये कर्नाटक में कहीं न कहीं ये पूछेगा एनसीईआरटी में कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पहला है। उसके बाद देखा जाए कि सौराष्ट्र दूसरा है, और तीसरा में आपको मिलेगा मालवा का पठार, चौथा छत्तीसगढ़, और इस प्रकार से एमपी में भी मिलता है, और गोदावरी और कृष्णा, ये सब काली मृदा यहाँ तक पाया जाता है। हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है मैप के द्वारा, आप देखिएगा तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। उसके बाद देखा जाए कि लाल मृदा और या पीली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा, इसमें क्या होता है, लाल होने का कारण क्या है, तो लाल तत्व के कारण लाल रवेदार होता है। लाल तत्व के कारण क्या होता है, लाल रवेदार होता है, लाल तत्व के कारण लाल होता है, इसमें लाल रवेदार होता है। ये पीली मृदा होता है जल योजना के कारण, यानी कि जल अधिक होने के कारण क्या होता है, पीली होता है। और ये जो लाल मृदा होता है आग्नेय चट्टान के क्या होता है, आग्नेय चट्टान के कम वर्षा के कारण लाल मृदा होता है, यानी आग्नेय चट्टान है उसमें कम वर्षा होने के कारण ये लाल मृदा बन जाता है। और इसी प्रकार से उत्तरी पूर्वी भागों में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, भारत के दक्षिण हिस्सा में ये जितना जो लाल से बना हुआ है ये सब क्या है, ये सब लेटराइट लाल मृदा है। और महाराष्ट्र में ये है लाल मृदा। आगे देखते हैं कि लेटराइट मृदा के बारे में सवाल पूछेगा कि शब्द जो है ग्रीक शब्द के लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। ये उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। ऋतु के बारे में पूछेगा तो अर्ध और शुष्क, यानी कि लेटराइट मिट्टी क्या है, ग्रीक और लेटर से बना हुआ है, शब्द जो है ग्रीक लेटर से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है ईंट। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इसी में ज़्यादा उगता है लेटराइट मिट्टी में। और ऋतु जो है अर्ध शुष्क ऋतु पाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए कि इसमें भारी निछालन होता है। उसके बाद इसमें अम्लीय की मात्रा 6 से कम होता है, किसमें, लेटराइट मृदा में। और इसमें पर्णपाती वन या सदाबहार वन पाया जाता है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। पूछता एक और सवाल पूछता है कि लेटराइट मिट्टी में कॉफ़ी कहाँ कहाँ पाया जाता है, और काजू। तो कर्नाटक में पहला ऐसा राज्य है जहाँ कॉफ़ी पाया जाता है, ऐसे असम पाया जाता है, लेकिन पहला है कर्नाटक, दूसरा केरल और तीसरा तमिलनाडु। ये सब क्या है, लेटराइट मिट्टी जहाँ पाया जाता है वहाँ कॉफ़ी क्या होता है, यहाँ कॉफ़ी पाया जाता है। अगर काजू की भी चर्चा किया है एनसीईआरटी में कि काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में। उसके बाद कहाँ, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहाँ, केरल।
ये सब लेटराइट मिट्टी में होता है। ये भिवियाई है कि तमिलनाडु में काजू होता है पहला, और यहाँ कर्नाटक में चाय, और असम में क्या होता है। तो यहाँ उस प्रकार से लेटराइट मृदा के बारे में चर्चा की है। और आगे देखते हैं कि असम में क्या है। और लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहला महाराष्ट्र में, पहला क्या है महाराष्ट्र में, उसके बाद देखिएगा उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, और पश्चिमी पूर्वी राज्यों में। ये सब क्या है, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र हो गया, पश्चिमी घाट वाला भाग हो गया, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो भाग हो यहाँ पे उड़ीसा में, और ये वेस्ट बंगाल में। इसके बाद देखा जाए कि मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थलीय जो मृदा है उसका रंग कैसा होता है, लाल। कैसा, लाल, भूरा। कैसा, भूरा, रेतीली और लवणीय होता है। यहाँ फिर से देखिए कि स्थलीय जो मृदा है वो लाल रंग का होता है, भूरा रंग का होता है, और स्थलीय और लवणीय होता है। और ये अंतःस्थ अवरुद्ध होता है। अगर इसका देखा जाए कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के पश्चिम भागों में, ये क्या इंडिया का मैप है, और ये जो राजस्थान है, और इसके पश्चिम भाग में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। इसके बाद देखा जाए कि वन मृदा, क्या है वन मृदा, आमतौर पे पर्वतीय और पहाड़ियों क्षेत्रों में पाई जाती है। आमतौर पे कहाँ, जहाँ पे पर्वत रहता है, जहाँ पहाड़ी रहता है, वहाँ पे वन मृदा पाया जाता है। जैसे देख लिया जाए कि क्या पर्वत है, अब पर्वत के यहाँ पे उत्तरी ढाल में मोटे कण होते हैं, और यहाँ वर्षा क्या होता है, यहाँ वर्षा होती है। और जब वर्षा होगी तो ये नदियाँ यहाँ से निकलती है। ये नदी घाट है जो दोमट और सिल्टदार होता है। और ये इसी में क्या होता है कि अगर हम खेती करते हैं, जो वन रोपते हैं, सोपान या सीढ़ीदार, अगर जहाँ पे पर्वत है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जोत देते हैं, यानी कि ढलाव रहता है, ताकि यहाँ के पानी सोखने की क्षमता बन जाए, और पानी अधिक रहे तो ढल जाए, तो इसी को हम सोपान कहते हैं। और यहाँ दोमट सिलवट यानी कि नदी घाट का मृदा। इसके बाद आगे देखते हैं कि ये आगे जाते हुए सोपान जो है, जलोढ़, ये तो मैंने बता दिया कि जलोढ़ क्या है, पंख जैसा बना रहता है, और पानी क्या होता है, अधिक नहीं चाहता है। इसके बाद देखिएगा कि मृदा अपरदन और संरक्षण या बचाव, ये पूछता है कि मृदा अपरदन या संरक्षण का बचाव आप कैसे करेंगे, यानी कि बहाव या कटाव से। अब यानी कि मृदा कट रहा है या तो बह रहा, उसको आप कैसे बचाइएगा। तो सबसे पहले मृदा अपरदन को, मृदा के कटाव और बहाव के प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ये हिमालय पर्वत है, और यहाँ पे अधिक वर्षा हुआ तो यहाँ क्या पर्वत कटता है, जिसे हम क्या करते हैं, अपरदन। अपरदन के बाद यहाँ क्षय होता है, क्षय मैंने कहा टूटना फूटना, और यहाँ अपरदन के बाद क्या होता है, गतिशील हो जाता है। अब क्षय का मतलब क्या, टूटना फूटना और गतिशील अवस्था में, और यहाँ पे बहाव हो जाता है, और ये आने के बाद यहाँ पे जाके निक्षेपन, निक्षेपन का मतलब क्या होता है, जमा हो जाना। यानी कि हिमालय पर्वत पे जब पानी जब पड़ता है या पिघलता है तो यहाँ से नदियाँ चलती है, तो पानी अधिक होने की वजह से यहाँ का पत्थर या बर्फ तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद उसे हम दूसरा में क्या भाषा में कहते हैं, अपक्षय। और ये गतिशील अवस्था में होता है, और एक जगह जाके जहाँ पे निक्षेपण होता है उसे हम कहते हैं जमा हो जाना। उसके बाद जैसे देखिए पवन, हिमनदी, जल मृदा अपवर्धन करते हैं, यानी कि अपवर्धन कौन कौन करते हैं, तो पवन द्वारा, हिमनदी द्वारा, जल द्वारा, ये सब क्या होता है, अपवर्धन होता है। उसके बाद देखा जाए कि मानवीय क्रियाओं द्वारा, जैसे वनों को उन्मूलन, अति पशुचारण, निमीकरण, खनन से भी
कई बार संतुलन भंग हो जाता है। कहने का मतलब है कि मानवीय क्रियाओं जैसे वनों का उन्मूलन अब मानव द्वारा या वनों पेड़ों द्वारा या अधिक पशुचारण से या खनन से क्या होता है, संतुलन भंग हो जाता है। उसके बाद एक और देखिएगा, बहता जल। ये क्या है, बहता जल मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती है। ये जैसे पृथ्वी है और ये नदियाँ आ रही है, एक इसी को कहते हैं मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नलिकाएं कहती है। ये पृथ्वी को काटते हुए अंदर की ओर पानी एकदम यहाँ से अंदर प्रवेश कर जाता है और उसी को हम वाहिकाएं कहते हैं, जिन्हें अब नलिकाएं भी कह सकते हैं। ऐसे खेत की जुताई नहीं की जाती है। मान लीजिए कि खेत है, अब खेत में पानी अंदर से घुस गया और अंदर उधर क्या हुआ, नली बन गया, तो इसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या पानी की मात्रा अधिक हो गया और अंदर कई प्रकार के सुरंग जैसा हो जाता है, जिसे हम उत्पादित भूमि कह भी सकते हैं। इसी भूमि को चंबल में बेसिन कहा जाता है। ये चंबल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऐसा मिलेगा और वहाँ पे खेती नहीं होगा। चंबल में इसको क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं, चंबल बेसिन। आगे देखते हैं कि चादर अपर्दन। चादर अपर्दन का मतलब ये मिट्टी है। अब मिट्टी पे जब पानी पड़ेगा तो ऊपरी की मृदा जो है जल के साथ घुलकर बह जाती है, उसे क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कि जब पानी पड़ेगा तो ऊपरी जो है मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, क्या मृदा जल के साथ बहकर घुलकर चल जाती है, इसे क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चादर अपर्दन। और उसके बाद देखिएगा कि पवन अपर्दन। पवन के द्वारा मौसम अथवा ढाल क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है, बालू है, अब हवा आया तो क्या इसे को उड़ा के ले चला गया, तो इसी को कहते हैं पवन अपर्दन। यानी कि हवा के द्वारा जो मृदा को अपर्दन करते हैं उसे पवन अपर्दन कहते हैं। इसके बाद देखिएगा कि समोच्च जुताई। यह है समोच्च जुताई। ढाल वाली भूमि पर जुताई करने से जल बहाव की गति घट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, समोच्च जुताई। मान ली जाए कि यहाँ पे ढाल है और यहाँ पे पानी पड़ने के बाद ढल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जुताई करते हैं तो पानी क्या है, जम जाता है। अब उसी को हम ढाल भूमि पर जुताई करने से जल बहाव कम हो जाता है, उसे हम समोच्च जुताई कहते हैं। इसके बाद देखिएगा सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करता है। देखिएगा यहाँ पे एकदम ढलाव है और यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, बना दिए इसे। और यहाँ पे जो सीढ़ी बनाई है गड्ढा में, यहाँ पे क्या होता है, सीढ़ीदार या सोपान होता है, इसी पे हम खेती करते हैं। और ऐसा होता है कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में या मध्य हिमालय में या उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य हिमालय में सोपानी अथवा सीढ़ीदार कृषि करते हैं। इसके बाद देखिएगा कि पश्चिम घाट में यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि किया जाता है। इसके बाद देखिएगा पट्टीदार कृषि। खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। पट्टी में बांट दिया जाता है ताकि पवन द्वारा जनित द्वारा जम कमज़ोर ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि खेत है, अब खेत के हम चारों तरफ क्या पौधा लगा दिए, पौधा लगाया हुआ है, और इन्हें सावा आएगा तो ये रोक देगा, इधर सावा आएगा तो ये रोक देगा। यहाँ के फसल सुरक्षित रहेगा और अच्छी तरह से फसल उपजाएगा। इसी को पट्टीदार कृषि कहते हैं। आगे देखते हैं कि रक्षक मेखला, यानी कि पेड़ है, ये भी तो सिंपल खेत है, ये पेड़ लगा दिए, खेत है, पेड़ है, और ये पेड़ क्या करता है, इधर के हवाओं को इधर के हवाओं को रोकता है, जिससे फसल नहीं गिरता। जैसे मान लीजिए कि ठंडी के मौसम में गेहूँ रोपते हैं, गेहूँ बुनते हैं, और उसमें अधिक पानी हो जाए, हवा चलेगा तो गेहूँ गिर जाएगा, तो उस तरह का नहीं है। लेकिन वहाँ रक्षक मेखला का मतलब है
कि दोनों तरफ से पेड़ लगा दिए ताकि हवा रोक सके और कृषि क्या है, सुरक्षित रह सके। इसी को क्या कहते हैं, रक्षक मेखला, यानी पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना पवनों गति को कम करता है, पवनों गति को कम करता है। ये पश्चिम भारत में रेत की टीलों को अस्थायी कणों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका मतलब है कि पश्चिम भारत में रेत की टीलों को अस्थायी कण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, नहीं तो वहाँ के सब मिट्टी का होता, बहाव होता। दोस्तों, इस प्रकार से 10th क्लास का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास समाप्त होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। इससे हमारा क्या होता है, मोटिवेशन बनता है और मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आप कमेंट्स करें क्या कमियां हैं ताकि मैं इसको सुधार करूं और आप लोग अच्छे से रिवीजन करके Tier 4 को तैयारी करें, जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।